बच्चे पार्टी, कैसे हो आप सभी? आई होप सारे बच्चे बढ़िया होंगे, अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी होगी आप लोगों ने। सो मैं हूं आपके मैम, मैं हूं आपकी मैथ्स मेंटोर। सो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी क्लास 10 की हिंदी मीडियम की, जिसमें हम लोग बेटा अपना फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। और इस चैप्टर को हम लोग 15 से लेके 20 मिनट के बीच में सारा खत्म कर देंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे कि क्या क्या हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके अलावा जितने भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर के, वो भी आज हम लोग करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है आपका 4 to 5 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो बेटा बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग संख्याओं के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? संख्याओं के बारे में, जो कि सबसे नॉर्मल संख्या है, जो कि आप लोगों को आई थिंक पता भी होगी, लेकिन फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली जो संख्या होती है वो होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो कि किससे शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। मैम 1, 2, 3, 4, 5 और कहाँ तक जाती है? अनगिनत तक जाती है। जो दूसरी संख्या होती है वो आपकी पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्या। भाई हमें पता है प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। अब मैम पूर्ण संख्या किससे शुरू होगी? मैम 0 से, शून्य से। जो संख्या शून्य से शुरू हो रही है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके कहाँ तक जा रही है? अनगिनत तक जा रही है, उसी को हम क्या कह देते हैं बेटा? पूर्ण संख्या कह देते हैं। समझ आ रही है? नेक्स्ट संख्या की अगर हम बात करें तो पूर्णांक संख्या होती है। क्या होती है बेटा? पूर्णांक संख्या। मैम पूर्णांक संख्या क्या होती है? जिसमें आपके पास ऋणात्मक संख्या भी आती है और धनात्मक संख्या भी आती है, वही आपकी पूर्णांक हो जाती है। मतलब -7, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये आपका अनगिनत तक जाएगा और यहाँ पे भी माइनस का अनगिनत तक आपका जाने वाला है। ठीक है, तो समझ आ गया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। चलिए भाई आगे के बारे में बात कर लेते हैं। आगे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट संख्या है वो है आपकी परिमेय संख्या। हमेशा ये बात ध्यान रखना, आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या, सिर्फ उसमें आपके पास 2 प्रकार की संख्या ही आती है। कौन कौन सी? एक तो परिमेय संख्या होती है, एक आपकी अपरिमेय संख्या होती है। अब परिमेय अपरिमेय के अंदर ही आपकी ये जो संख्या हमने पढ़ी, प्राकृतिक, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, वही इसके अंदर आती चली जाती है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो संख्या है वो आपकी परिमेय संख्या। बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना। क्या कहती है परिमेय संख्या? मैम परिमेय संख्या सिंपल सी संख्या होती है जो कि किसके रूप में होती है? P/Q के रूप में होती है। उन्हीं को हम क्या कह देते हैं बच्चा पार्टी? मैम परिमेय संख्या कह देते हैं, है ना, जो कि किसके रूप में होती है? P/Q के। लेकिन सिर्फ P/Q से काम नहीं चलता, इसके साथ इसकी 2 शर्तें भी आती हैं। कौन कौन सी 2 शर्तें आती हैं? सबसे पहले P व Q आपके पास क्या होती है? पूर्णांक होती है। क्या होती है? पूर्णांक। दूसरी जो चीज है, जो आपका Q होता है वो आपका 0 नहीं होता। मतलब जो आपका हर होता है वो आपका 0 नहीं होता। क्या बात समझ आई है? क्या बात समझ आई है? चलिए मैम एक एग्जांपल लेके और समझ लेते हैं कि भाई 2 बटे आपके पास क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। मैम ऊपर वाला भी पूर्णांक है, नीचे वाला भी पूर्णांक है। Q आपका 0 नहीं हो रहा है, शून्य नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम कह देंगे कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। चलिए भाई एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, 2 जो है क्या वो आपकी परिमेय संख्या होगा या नहीं होगा? 2 आपका परिमेय संख्या होगा या नहीं होगा? मैम 2 के नीचे कुछ नहीं है भाई साहब। कुछ है क्या? नहीं है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं क्या लगा सकती हूँ? बताओ बताओ बताओ। मैम 1 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला ही पूर्णांक है, नीचे वाला ही पूर्णांक है, Q आपका 0 नहीं हो रहा है। कहने का यहाँ पे सिंपल सा अर्थ ये हुआ है, कहने का आपका सिंपल सा अर्थ ये हुआ है, जितनी भी आपकी प्राकृतिक संख्या है, जितनी भी आपकी प्राकृतिक संख्या है, जितनी भी पूर्ण संख्या है और जितनी भी आपकी क्या है? पूर्णांक संख्या, जिसको हम प्राकृतिक संख्या को कैपिटल N से लिखते हैं, पूर्ण संख्या को कैपिटल W से लिखते हैं और पूर्णांक को हम I से लिख देते हैं या Z से भी हम लिख देते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये जितनी भी तीनों संख्या है वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं भाई? परिमेय संख्या ही कहलाती है। चलो एक छोटू सा सवाल और पूछ लेती हूँ, क्या मैम 0 आपका परिमेय संख्या होगा या नहीं होगा? जल्दी से फटाफट से देखो भाई, 0 के नीचे कुछ नहीं है। फिर से वही कॉन्सेप्ट, मैम 0 के नीचे कुछ नहीं है, हमने क्या लगा दिया? 1। मैम ऊपर वाला भी पूर्णांक है, नीचे वाला भी पूर्णांक है और Q आपका 0 नहीं हो रहा है। तो क्या दोनों शर्तें लागू हो रही हैं इस पे? बिल्कुल हो रही है। तो 0 भी एक परिमेय संख्या कहलाता है। समझ आया? आपकी परिमेय संख्या क्या होती है? P/Q के रूप में लिखी जाती है। P और Q पूर्णांक होते हैं, Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। जितने भी प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तीनों की तीनों आपकी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। सही है भाई, सही है। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो दूसरी संख्या थी इसी की, वो हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, अपरिमेय संख्या को। किसको बेटा? अपरिमेय संख्या को हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। मैम ये अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जो कि p/q के रूप में नहीं लिखी जाती। तो भाई कैसे लिखी जाती है? जो कि आपकी वर्गमूल में होती है। जैसे कि आपका √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, पाई हो गया। जितनी भी सारी संख्या है ये आपकी अपरिमेय संख्या होती है। तो भाई क्या √4 भी आपकी अपरिमेय होगी? मैम √4 को हम बाहर निकालेंगे तो भैया क्या दो नहीं लिखते? लिखते हैं कि नहीं लिखते भाई? 4 तो किसी का क्या होता है? वर्ग होता है, स्क्वायर होता है। तो जब कोई भी वर्गमूल के अंदर वर्ग है, कोई भी वर्गमूल के अंदर वर्ग है, तो जो बाहर निकलेगा तो भैया वो आपकी प्राकृतिक संख्या देगा या पूर्ण संख्या देगा, है ना। तो भाई जब वो बाहर निकल रहा है तो दो कैसी संख्या है? परिमेय। परिमेय तो फिर तो वो अपरिमेय हो ही नहीं सकती। तो जितनी भी आपके अंडर के अंदर कोई भी वर्ग वाली संख्या है वो आपकी अपरिमेय नहीं कहलाती। ठीक है, समझ गए? परिमेय अपरिमेय क्या होता है? वास्तविक संख्या के अंदर जैसे मैंने बोला दो संख्याएं आती है, एक परिमेय आती है, एक अपरिमेय आती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब तीन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट संख्याओं को जान लेते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझना। मैम सबसे पहली जो संख्या होती है वो आपकी अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या कहती है मैम इसके दो गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं बेटा? मैम इसके केवल कितने गुणनखंड होते हैं? दो गुणनखंड इसके होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं? दो। एक तो स्वयं होता है, एक तो स्वयं होता है और एक होता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मैम दो अपने आप से चला जाता है, एक से चला जाता है। 3 मैम अपने आप से चला जाता है, एक से चला जाता है। मैम 5 की बात कर लेते हैं, 5 अपने आप से चला जाता है, एक से चला जाता है। तो जितनी भी संख्याएं यहाँ पे मैंने लिखी है सारी की सारी आपकी क्या है मैम? अभाज्य संख्या है यहाँ पे। ठीक है, तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसकी केवल दो गुणनखंड होते हैं। एक तो स्वयं होता है और एक क्या होता है? 1 होता है। सिंपल बाई, खत्म। चलिए नेक्स्ट संख्या पे पहुंच जाते हैं मैम, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो कि अभाज्य नहीं होती। तो भाई इसके कितने गुणनखंड होते हैं? मैम 2 से अधिक। कितने गुणनखंड होते हैं? 2 से अधिक गुणनखंड इसके होते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे कि आपका 4 किस किस से जाएगा? 2 से भी चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा, 1 से भी चला जाएगा। 25 की बात कर लेते हैं, 25 5 से भी चला जाएगा, अपने आप से भी चला जाएगा, 1 से भी चला जाएगा। हम बात कर लेते हैं 12 की। मैम 12 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 12 से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा। तो ये जितनी भी संख्या है इनके 2 से अधिक गुणनखंड है। 2 से अधिक गुणनखंड है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या कहलाएंगे? आपकी भाज्य संख्या कहलाएंगे। क्लियर है? चलिए भाई एक लास्ट संख्या और देख लेते हैं, एक लास्ट संख्या और देख लेते हैं जो कि है आपकी सहअभाज्य संख्या। बेटा क्या है आपकी? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या वो संख्या होती है, ऐसी दो संख्याएं, क्या ऐसी दो संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड ओनली क्या आता है? 1 आता है। इन दोनों में बेटा उभयनिष्ठ गुणनखंड ओनली क्या है? 1 है। तो ये आपकी सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक परिमेय से रूबरू कराती हूं। अंक गणित की आधारभूत परिमेय क्या कहती है? क्या कहती है मैम? कोई भी भाज्य संख्या है अगर हम उसके गुणनखंड निकाल रहे हैं तो वो हमेशा किसके रूप में आती है? उनके क्या? अभाज्य के गुणनफल के रूप में आती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेती हूँ, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। 48 आपके पास एक संख्या है। 48 ये जाएगा बेटा 2 से, ये 4 से, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर मैम ये जाएगा 6 से, फिर मैम ये जाएगा 2 से, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो अगर मैंने 48 को लिखा तो मैं कैसे लिख पा रही हूँ? 2 की घात 4, 3 की घात 1। तो मैम हमें पता है ये आपकी ऐसी संख्या है, भाज्य संख्या है, ये आपकी भाज्य संख्या है, और ये दोनों आपकी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो मैम भाज्य संख्या को जब हमने तोड़ा, गुणनखंड उसके निकाले, तो जो उसके गुणनखंड आए हैं वो बेटा कैसे आए हैं? मैम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखो भाई आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? मैम बिल्कुल आ रहे, बिल्कुल आ रहे। समझ आया कि नहीं? ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल मैम आ गया है। तो चलिए बेटा अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन से रूबरू कराती हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट है तो बहुत ध्यान से समझना। मैम कहता है कि संख्या को हमें अभाज्य संख्या क्यों नहीं है ये हमें बताना है। तो मैम अभाज्य नहीं है तो कोई सी तो होगी। चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं। मैम देखो 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस 2 इंटू में 11। मैम 11 उभयनिष्ठ आ रहा है, बाहर निकाल लेंगे। 7 इंटू में 13 प्लस का 2, ये आ जाएगा आपका 7 या 21, 7 8 9। ठीक है,
ये आ गया 11 इंटू में 93। मैम 93 की बात करते हैं तो मैम 3 से भी चला जाएगा, 93 से भी चला जाएगा, 1 से भी चला जाएगा, 11 भी 1 से भी चला जाएगा और अपना आप से भी चला जाएगा। मतलब इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि मैम ये कैसी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी, इसलिए यह भाज्य नहीं होगी। क्या बात समझ आई है? बस आपको यही सिद्ध करके बताना था इस सवाल में कि मैम ये अभाज्य क्यों नहीं है, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड आ रहे हैं। तो लिख देना कि इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगी। चलिए भाई, अब मैं आप लोगों को सिखाती हूँ लैसे और मैसे निकालना। क्या सिखाना बेटा? लैसे और मैसे कैसे निकालते हैं, सुनो बड़ा ध्यान से। मैम 2 संख्याएं दे रखी है 96 और 404। पहले इसके गुणनखंड निकालते हैं ना। मैम 96 से जाएगा 2 से चला जाएगा, ये आएगा 4, एक कैरी हुआ, ये आ गया 8। मैम 2 से जाएगा और ये आ जाएगा 2 और 4, फिर 2 से जाएगा 12, फिर 2 से जाएगा 6, फिर 2 से जाएगा 3 और फिर ये जाएगा 3 कम 3। 404 की बात कर लेते हैं। 404 कहता है मैम 2 से चला जाएगा 202, फिर मैम 2 से जाएगा 101, लेकिन 101 अपने आप से ही जाएगा, ये किसी से नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि अभाज्य संख्या। जरा इसको अच्छी तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। 96 कहता है मैम कितनी घात, 1 2 3 4 और 5, और ये कहता है 3 की घात 1। 404 की बात कर लेते हैं मैम 2 की घात 2 और 101। बड़ी ध्यान से मेरी बातों को सुनना, सबसे पहले मैं मैसे की बात कर लेती हूँ, जिसको हम HCF कहते हैं। मैसे की बात कर लेती हूँ, जिसको हम HCF कहते हैं। क्या कहता है मैम? कहता है कि जो आपके पास उभयनिष्ठ संख्या है, जो उभयनिष्ठ संख्या है उसकी सबसे छोटी वाली घात वाली संख्या को ले लो। मैसे की बात करते हैं, सबसे छोटी घात वाली संख्या को ले लो जो उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मैम 2 है, इनमें 2 घातें, एक 5 है, एक 2 है। छोटी कौन सी है? 2 है, तो 2 की घात 2 मतलब क्या आ गया 4। भाई खत्म। सिर्फ यहाँ पे उभयनिष्ठ संख्या आती है, इसके अलावा और कोई संख्या पे नहीं आएगी। समझ रहे हो? बहुत ध्यान से सुनना। फिर आता है बेटा लैसे, जिसको हम कहते हैं LCM। मैम इसमें सारी कैटेगरी इंक्लूड होती है। मतलब इसमें कहता है ये कि मैम उभयनिष्ठ संख्या की सबसे बड़ी घात, उभयनिष्ठ संख्या की सबसे बड़ी घात, बड़ी घात क्या है? 2 की घात 5। अब मैम यहाँ पे भी हमने उभयनिष्ठ ले लिया, यहाँ भी उभयनिष्ठ ले लिया। अब भैया जो उभयनिष्ठ नहीं है वो कहाँ जाएंगे? उनका भी तो भाई कहीं जुगाड़ होना चाहिए। तो लैसे कहता है कि मैं लूंगा, है ना, मैं लूंगा। लैसे कहता है कि जो उभयनिष्ठ है मैं वो भी लूंगा और जो नहीं है वो भी लूंगा। ठीक है, तो जो उभयनिष्ठ नहीं होते वो भी इसमें आ जाते हैं। दोबारा से सुन लो। मैसे कहता है कि मैम जो उभयनिष्ठ संख्या है उसकी सबसे छोटी घात, सिर्फ उभयनिष्ठ संख्या लेता है वो। ठीक है, जो कॉमन है सिर्फ वही लेता है। ठीक, और लैसे कहता है, LCM कहता है कि मैम उभयनिष्ठ संख्या की सबसे बड़ी घात, और इसके अलावा जो उभयनिष्ठ नहीं होते, जो कॉमन नहीं होते, वो भी इसमें आ जाते हैं। मतलब इसमें सब आ जाता है। समझ गए लैसे मैसे की कहानी कि क्या होती है? ठीक है, कैसे हम लोग निकालते हैं। चलिए भाई, अब आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को एक आपको क्या सिखाती हूँ बेटा? एक रिलेशनशिप के बारे में, एक संबंध के बारे में बताती हूँ। संबंध क्या कहता है? बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना। मैम हमारे पास है 2 संख्याएं A और B, इन दोनों का हमने लैसे निकाला और क्या निकाला? मैसे निकाला। ठीक है, मैसे निकाला और बेटा क्या निकाला? हम लोगों ने लैसे निकाला। मैम कहता है कि जब हमने लैसे और मैसे की गुणा करी, लैसे और मैसे की क्या करी बेटा? गुणा करी। तो गुणा करने के बाद हम लोगों ने देखा कि दोनों संख्या की भी हमने गुणा करी तो ये आ रहा था बराबर। तो ये आपका फॉर्मूला निकल गया कि मैम जब हमारे पास 2 संख्या है उनकी हम गुणा करते हैं तो गुणा करने के बाद वो किसके बराबर आते हैं बेटा? लैसे और मैसे के गुणा के बराबर आते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रहा आपका क्वेश्चन। मैम A जो है वो 8 दे रखा है, दोनों का जो मैसे है वो 4 दे रखा है, मैसे जो है वो आपका 4 दे रखा है। आगे बोल रहा है कि मैम लैसे भी आपको गिवन है जो कि आपका 12 है ना, आपको B ज्ञात करना है। तो भाई अभी हम लोगों ने संबंध सीखा चारों के बीच में। क्या कहता है मैम? A गुणा में B बराबर मैसे गुणा में लैसे, है ना, मैसे गुणा में लैसे। मैम A 8 है, B आपका पता नहीं है, मैसे आपके पास 4 है, लैसे आपके पास 12 है। इसको उधर ले जाओ नीचे और काट पीट दो। 4 दूनी 8 और ये आ गया। B का जो मान है वो आपके पास कितना आ गया है? 6 आ गया है। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएगा तो 4 चीज हैं A, B और लैसे और मैसे। 4 चीजों में से आपको 3 चीज दी जाएगी, चौथी चीज आपको निकालनी पड़ेगी। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है आपके पास, ये मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रही हूँ।
सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, निकालना क्या है इसमें आपको ले से निकालना है, ले से निकालना है। ठीक है, ये एलसीएम है। ठीक है, निकालना है ले से। अब आ जाते हैं भाई, अब आ जाते हैं बढ़िया से क्वेश्चंस पे, बढ़िया से क्वेश्चंस पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अपरिमेय संख्या। किस तरीके से हम कोई भी अगर आपके पास अपरिमेय संख्या दे रखी है उसको कैसे हम सिद्ध करते हैं कि वो अपरिमेय संख्या है। देखो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। कहती है मान लीजिए p आपके पास अभाज्य संख्या है, बोलता है कि p अगर a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो p a को भी क्या करता है, विभाजित करता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, a आपके पास 8 का स्क्वायर है, p आपके पास अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, मैंने इसका गुणा करा। ठीक है, यहाँ पे करेंगे करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 32। ठीक है, अब अगर मैं 8 को 2 को 8 से करती हूँ तो जब भी ये विभाजित हो रहा है, मतलब p a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो p a को विभाजित करेगा ही करेगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनना। 3 नंबर में फिक्स है भाई, ये आएगा ही आएगा। 3 नंबर में फिक्स है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। √2 यहाँ पे है, √3 भी आ सकता है, √5 भी आ सकता है, √7 भी आ सकता है। करना कैसे वो सिखाती हूँ। देखो सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि भाई √2 आपकी कैसी संख्या है, परिमेय, क्योंकि हमें पता है सिर्फ 2 ही प्रकार की संख्या होती है, एक तो अपरिमेय होती है और एक परिमेय होती है ना। तो हमने ये मान के चल लिया कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो भाई वो a बटे b के रूप में कर दिया। a और b से अभाज्य संख्या है, जिन ऐसी संख्या है जिन दोनों में उभयनिष्ठ संख्या ओनली 1 है। ठीक है, b को हमने ऊपर पहुंचा दिया, b को हमने ऊपर पहुंचा दिया, कुछ इस प्रकार ये आ गया है। ठीक है, दोनों और हम लोगों को क्या करना है, वर्ग करने पर इस प्रकार आ गया है। ये आ गया 2b स्क्वायर a स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई में था, नीचे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब हम लोगों ने सीखा 2 कैसी संख्या है, भाज्य a स्क्वायर हुआ। 2 अगर a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2a को भी क्या करेगा बेटा, विभाजित करेगा। 2a को भी क्या करेगा बेटा, विभाजित करेगा। अब अगर वो उसको विभाजित कर रहा है तो वो उसका क्या होगा, मल्टीपल भी होगा, मतलब a जो होगा वो बराबर होगा 2c के। किसके बराबर होगा, 2c के। फिर हमने दोनों और वर्ग करा। अच्छा देखो यहाँ पे a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है, 2b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया, 2b स्क्वायर। फिर से 4 मल्टीप्लाई में था, नीचे आके डिवाइड। फिर देखो वही सीन हो रहा है, बस b की जगह a आ गया। 2b स्क्वायर को विभाजित करा है तो 2b को भी विभाजित करेगा। फिर से वो उसका मल्टीपल हो गया है ना, वो उसका मल्टीपल हो गया। तो भाई दोनों में उभयनिष्ठ संख्या क्या आ रही है, 2 आ रही है। लेकिन हमने तो ये बोला था कि मैम दोनों कैसी संख्या है, ऐसे अभाज्य संख्या है, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ संख्या सिर्फ 1 आएगी, लेकिन 2 आ गई है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देना कि दोनों संख्या में 1 के अलावा भी क्या है बेटा, उभयनिष्ठ संख्या है जो कि आपकी 2 है। तो ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है। अब अगर सपोज करो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, क्वेश्चन क्या आता है, √5 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है, √7 भी आ सकता है ना, ऐसे आ गया। तो भैया अगर 5 आता है तो जहां जहां 2 नजर आ रहा है वहां पे 5 रख देना। जहां अगर √3 आता है तो जहां जहां 2 नजर आ रहा है वहां क्या रख देना, 3 रख देना। लैंग्वेज सबको सेम है, बस आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, 3 नंबर का ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर, चलिए भाई एक और वैरायटी दिखा देती हूँ, ये बहुत सिंपल है। क्या कहता है, फिर से भी हमें वही अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम क्या मान के चलेंगे, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है a बटे b के। अब इस केस में क्या होता है कि हमें रूट वाली संख्या को अकेला छोड़ना होता है, ऊपर और प्लस में। ठीक है, ये माइनस का था इधर आके प्लस, प्लस का था इधर आके माइनस, एलसीएम वेलसीएम लिया, 2 मल्टीप्लाई में था, नीचे आके डिवाइड। अब हम लोगों को ये मालूम है कि मैम ये कैसी संख्या, देखो वहां पे गिवन है √3 कैसी संख्या है, परिमेय, और ये अपरिमेय, सॉरी ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। क्या कोई भी संख्या परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर हो सकती है, मैम दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन वाली संख्या है, बराबर तो कभी ये हो नहीं सकती। तो इसलिए हम लिखेंगे ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। समझ आया। सेम ऐसे ही यहाँ पे देखो ये डिवाइड में है, आपको कुछ नहीं करना है, इनको ऊपर ले जाना है। ठीक है, ए वही करके a बाई बी करके ये ऐसे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, फिर इधर उधर कर दो, ये आ जाएगा 2 माइनस b बाय एलसीएम ले लेना। फिर से वही, ये अपरिमेय है ये परिमेय है तो ये बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, ऐसे ही आपका ये वाला भी क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों को खुद करना है, a बाई बी के बराबर करके दोनों और वर्ग कर देना। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रही हूँ, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी बहुत ध्यान से आप लोग देख लेना। ठीक है, तो ये आपका था पूरा का पूरा चैप्टर। आई होप आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ आ गया है कॉन्सेप्ट के साथ, प्लस आपको क्वेश्चंस भी समझ आ गए किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में जो कि आपका बहुपद होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको अपने दोस्तों के साथ भी आपको क्या कर देना है बेटा, शेयर कर देना है, ताकि वो आपके दोस्त भी ये पूरा का पूरा चैप्टर 15 से लेके 20 मिनट में चैप्टर जो है वो रिवाइज कर ले।
ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।